अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है और मेरी वीडियो ठीक आ रही है? कहीं लैग तो नहीं हो रहा? और मेरी आवाज़ कम लाउड तो नहीं है? ये सारी बातें आप लोग मुझे अगर ठीक आ रही हैं तो ओके का मैसेज कर दें और फिर हम 2-3 मिनट बाकी बच्चों का वेट करेंगे ताकि वो ज्वाइन कर लें, देन हम स्टार्ट करें। चलें जी, तो मेरा ख्याल है कि बाकियों ने ज्वाइन नहीं करना, आज वो छुट्टी पर हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और ये बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और इसमें से बहुत सारे शॉर्ट और एमसीक्यू भी बनते हैं। ये टॉपिक आपको याद होगा, आप लोग 10 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी में बड़ा बेसिक टॉपिक है। यानी करंट और वोल्टेज के दरमियान अगर रिलेशनशिप बताना हो ना, कि करंट बढ़ाने से या वोल्टेज बढ़ाने से करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो उसमें ओहम्स लॉ पढ़ा जाता है। इसी तरह रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, रुकावट का कॉन्सेप्ट, तारों में रेजिस्टेंस होती है, तो वो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया है? ओहम्स लॉ ने। अच्छा, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ओहम्स लॉ इजाद किसकी है। तो एक जर्मनी के फिजिसिस्ट थे, मतलब जर्मन फिजिसिस्ट, और उनका नाम है जॉर्ज साइमन ओहम। तो देर इज अ जर्मन फिजिसिस्ट नेम्ड एज जॉर्ज साइमन ओहम, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स के बाद लॉ फॉर्मुलेट किया था, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ करता क्या है? ओहम्स लॉ एक्चुअली टेल्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज के दरमियान जो रिलेशनशिप है, ये वो समझाता है। तो पहली बात तो आपने ओहम्स लॉ में ये याद रखनी है कि ओहम्स लॉ वाज गिवन बाय अ जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि ओहम्स लॉ आपको करंट और वोल्टेज के दरमियान का रिलेशनशिप देता है। अब पहली बात ये कि ये लॉ कहता क्या है, तो ये लॉ ये कहता है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर। तो वो जो करंट है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बच्चे, आपने मुझे बताना है। देखें जी, ये आपके पास फॉर एग्जांपल मैं एक बैटरी लेता हूँ। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और छोटे वाला टर्मिनल हमेशा बैटरी का होता है नेगेटिव टर्मिनल। अगर ये बैटरी 12 वोल्ट की है, 12 वोल्ट, और मैं इसके साथ एक और बैटरी लेता हूँ
ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। और लेट से ये बैटरी आपके पास है 200 वोल्ट की, 200 वोल्ट। अगर मैं इनके साथ तारें कनेक्ट करूं और आपसे पूछूं कि आप किस तार को हाथ लगाना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल इस तरह इसमें मैंने वायर कनेक्ट कर दी, इसी तरह इसमें मैंने वायर कनेक्ट कर दी। अब मैं आपसे पूछूं कि आप वायर 1 और वायर 2 में से किस वायर को हाथ लगाना चाहेंगे, तो आपका क्या जवाब होगा? किसी को नहीं, नहीं, अगर सजा के तौर पर कहा जाए कि दोनों में से किसी एक वायर को हाथ लगाएं, तो किसको लगाएंगे आप? अगर आपको सजा दी जाए किसी वजह से, तो आपने किसी को हाथ लगाना हो, किसको लगाएंगे आप? बिल्कुल, आप 1 को लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि 1 वाले में वोल्टेज कम है, 12 वोल्ट है, जबकि 2 वाले में वोल्टेज ज्यादा है, 200 वोल्ट है। तो यहां से आपको पता चला कि जितना ज्यादा वोल्टेज होते हैं उतना ज्यादा करंट होता है। समझ आ रही है ना बात? और जितने कम वोल्टेज होते हैं उतना करंट कम होता है। तो अगर मैंने इस बात को मैथमेटिकली लिखना है, तो मैथमेटिकली मैं इस बात को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। मैथमेटिकली आई विल राइट दिस इक्वेशन, या सिंबॉलिकली कह लें, मैं ये कहूंगा जी कि आपके पास जो करंट है, वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द वोल्टेज। यही कहेंगे ना आप कि आपका जो करंट है तार में फ्लो करने वाला, वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द वोल्टेज। जिसका सादा सा मतलब ये है कि जितने ज्यादा वोल्टेज होंगे उतना ज्यादा करंट होगा, और जितने कम वोल्टेज होंगे उतना करंट क्या होगा? कम होगा। तो पहली बात तो ये कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब आपको पता है जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो बराबर आता है और साथ कांस्टेंट आता है। तो ये 1/r यहाँ पर क्या आएगा? कांस्टेंट। ये बात याद रखनी है। आई और फिर प्रोपोर्शनल है आपके पास, प्रोपोर्शनल को आप लिखें बराबर, प्रोपोर्शनल की जगह बराबर, और आपका जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आएगा 1/r, और साथ आपके पास आएगा v। पिज्जा बेटा, आपने नशा तो नहीं किया हुआ? इतनी देर बाद जवाब आया आपका। अब बेटा देखें, ये जो रेजिस्टेंस आर है, ये इधर डिवाइड हो रही है, इधर जाकर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो आपके पास यही वाला फार्मूला कुछ बन जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर। तो द फार्मूला ऑफ ओहम्स लॉ वुड बिकम V इक्वल्स टू आई आर। ये आपके पास ओहम्स लॉ की फाइनल फॉर्म है। समझ आ गई है बात? जिसमें आपने ये बात याद रखनी है कि दिस आर इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। आर इज अ, शिरोज आपने फिर लेट ज्वाइन किया है। R is a proportionality constant called resistance। बच्चों, इसमें पहली बात आपने क्या याद रखनी है? पहली बात आपने ये याद रखनी है, ओहम्स लॉ दिया गया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक दफा समझ लें। बेटा पहली बात आपने ये याद रखनी है, ओहम्स लॉ एक जर्मन फिजिसिस्ट था, जर्मनी का साइंटिस्ट था, जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम। उसने ये कानून दिया था। ये कानून करता क्या है? दिस कानून टेल्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो अगर आपने करंट और वोल्टेज के दरमियान ताल्लुक बताना है, तो वो कौन सा कानून बताएगा? ओहम्स लॉ बताएगा। स्टेटमेंट क्या कहती है ओहम्स लॉ की? किसी तार में से जो करंट गुजर रहा है, वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द वोल्टेज। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। यानी जितने ज्यादा वोल्टेज होंगे उतना ज्यादा क्या पैदा होगा? करंट। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो बराबर आता है, और साथ कांस्टेंट में क्या आएगा? 1/r। अब ये 1/r आपके पास कांस्टेंट है, आर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी v इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पर ये r एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? रेजिस्टेंस रखा हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या होती है जी। वैसे आपको पता है रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, रोकना, किसी चीज के काम में मुदाखलत करना। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस क्या होती है? बड़ी आसान चीज है, आपने याद रखनी है। रेजिस्टेंस इज द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर
टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बहने के लिए या चार्जेस के बहने के लिए जो ओपोजिशन कंडक्टर ऑफर करता है ना, यानी कंडक्टर यानी जो तार है, कंडक्टर का मतलब यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ, आपने नहीं लिखना, मैं वैसे बता रहा हूँ। कंडक्टर का मतलब यहाँ पर क्या है, वायर। तो ओपोजिशन ऑफर्ड बाय वायर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जो वायर है आपकी वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कितनी रुकावट देती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। आपने यहाँ से रेजिस्टेंस का फार्मूला भी याद रखना है, और फार्मूले के वाले से ना मैं भी आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ, लेकिन पहले जरा आप फार्मूले को देखें। अभी आपके पास जो वोल्टेज का फार्मूला ऊपर निकाला है हमने, वो निकाला है V इक्वल्स टू आई आर। अगर आपने यहाँ से R निकालना है तो I इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास रेजिस्टेंस का फार्मूला बनेगा वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। तो दिस इज द वेरी फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का बड़ा सादा सा फार्मूला है जी, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। अच्छा, इसके अलावा आपने रेजिस्टेंस का यूनिट भी याद रखना है। यूनिट क्या है जी, यूनिट ओहम के नाम पर ही है, जॉर्ज साइमन ओहम के नाम पर हमने रेजिस्टेंस का यूनिट रखा हुआ है ओहम। क्या यूनिट रखा हुआ है, ओहम। और ओहम को शो करते हैं ऐसे, दिस इज द साइन ऑफ ओहम। तो ये सिंबल आपने याद रखना है, ओहम का सिंबल होता है ये, हैंड फ्री भी कह सकते हैं इसको। अच्छा, एक और बात यहाँ पर आपने याद रखनी है, जरा टेक्निकल तरीके से बताने लगा, देखें आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वोल्टेज बाय करंट। आपको पता है रेजिस्टेंस का यूनिट अभी बताया मैंने, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम। और अगर आप वोल्टेज ओवर करंट की बात करें तो वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। तो आपके पास ये बनेगा वोल्ट पर एम्पेयर, यानी वोल्टेज और करंट को डिवाइड करें तो उनका यूनिट क्या बनेगा, वोल्ट पर एम्पेयर। तो यहां से आपने याद रखना है कि ओहम जो है ना, ओहम, ये वाला ओहम, वो किसके बराबर है, वो बराबर है वोल्टेज पर एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर। ठीक है ना, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर हम ओहम का एक और यूनिट लिख लेते हैं, ओहम का यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर एम्पेयर। ये दोनों यूनिट आपने बचा एमसीक्यूज में याद रखना। अच्छा बच्चे, इसके अलावा रेजिस्टेंस में एक और चीज है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आती है अलहदा से। व्हाट इज द रीजन ऑफ रेजिस्टेंस, असल में तार रेजिस्टेंस ऑफर ही क्यों करती है, तार रुकावट पेश क्यों करती है, भला इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे चले जाएं, रुकावट क्यों आती है। तो बेटा आपने याद रखना है, रुकावट की वजह है कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है टकराव, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू वायर्स ऑफ एटम्स, सॉरी एटम्स ऑफ वायर्स, एटम्स ऑफ वायर्स। अब आपको पता है दुनिया में हर चीज किससे मिलकर बनी हुई है, दुनिया में हर चीज बनी है एटम से मिलकर। तो लेट्स से कि अगर मैं आपके सामने यहाँ पर एक वायर का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो इस वायर के स्ट्रक्चर में बहुत सारे एटम पाए जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर इसके एटम्स बना देते हैं वायर के। बल्कि ऐसा करते हैं, एक ही लैटिस बनाते हैं, आपको समझ में आ जाए। एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। हाँ जी, आप इमेजिन करें कि ये आपके पास एटम्स का एक स्ट्रक्चर है, इसमें हर कोने पर एक एटम पाया जाएगा। तो एक एटम यहाँ होगा, एक एटम इस कोने पे होगा, एक एटम इस कोने पे, एक एटम इस कोने पे, एक एटम, ये क्या है यार, एक एटम इस कोने, माशाल्लाह, एक एटम इधर आएगा, एक इधर, एक इधर और एक इधर, हर कोने पे एटम है। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, जरा गुजरना चाह रहे होंगे क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। लेट से ये 3 इलेक्ट्रॉन गुजरना चाह रहे हैं। तो जब ये आपके पास पहला इलेक्ट्रॉन इधर से गुजरना चाहेगा तो आएगा ऐसे करके, था, देखें किसके साथ टकरा गया, एटम के साथ, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। बिल्कुल इसी तरह ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, था, इस एटम से टकरा जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, करके गुजर जाएगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं वो गुजर जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं वो टकरा जाएंगे, और टकराने की वजह से उनकी जो रफ्तार है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। इस पॉइंट पर देखें कि इलेक्ट्रॉन्स की और एटम्स की क्या हुई है, कोलिजन हुई है। तो कोलिजन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
उनकी रफ्तार में कमी आती है, और मैं ये बोलता हूँ कि जो आपका कंडक्टर है यानी वायर है वो क्या ऑफर करती है, ऑपोजिशन ऑफर करती है। जी बच्चे बात समझ में आई है कुछ कि अगली भी गई? जी बच्चों यहाँ तक किसी बात में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछें, मैं एक दफा रिपीट भी कर देता हूँ। देखें बेटा, ओहम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट कानून है। इसमें हमने जर्मन फिजिसिस्ट, ये ओहम्स लॉ जो है वो जर्मन फिजिसिस्ट ने दिया था। जर्मन फिजिसिस्ट का नाम है जॉर्ज साइमन ओहम। जॉर्ज साइमन ओहम ने एक कानून बनाया था ओहम्स लॉ। ये कानून क्यों बनाया था? ताकि हम एक रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकें बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, यानी करंट और वोल्टेज का आपस में क्या ताल्लुक है, ये पढ़ने के लिए जो लॉ बनाया था वो था ओहम्स लॉ। इस लॉ की स्टेटमेंट थी, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। यानी अगर किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो वो करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ये करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। यानी अगर किसी चीज में वोल्टेज बड़े ज्यादा आ रहे हैं तो उसके अंदर करंट भी कैसा होगा, ज्यादा। अगर किसी चीज में वोल्टेज कम है तो करंट भी कैसा होगा, कम होगा। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो बराबर का साइन आता है और साथ आता है कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट आपका कौन है, 1/r। आर आपके पास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर आर क्या हो जाएगा, आई के साथ मल्टीप्लाई। तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी ये V इक्वल्स टू आई आर, और यही आपके पास किसकी इक्वेशन है, ओहम्स लॉ की। यहाँ पर ये जो आर है ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, किसी कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब है वायर, तो किसी कंडक्टर या वायर में से जब करंट गुजरता है, करंट के गुजरने को क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ओपोजिशन ऑफर्ड होती है, यानी उस करंट को फ्लो नहीं करने दिया जाता, या उस करंट को रुकावट पेश आती है। तो वो जो रुकावट पेश आती है उसका नाम क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फार्मूला बनेगा वोल्टेज बाय करंट, ठीक है। और यूनिट इसका ऐसा यूनिट होता है ओहम। और यहां से देखें तो वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, करंट का यूनिट अम्पेयर, तो ओहम की जगह वोल्ट पर अम्पेयर भी आ सकता है। तो इसलिए इसके दो यूनिट्स बन जाएंगे, ओहम एंड वोल्ट पर अम्पेयर। जी बच्चे बात समझ में आ गई? अब रेजिस्टेंस आने की वजह क्या है, तो रेजिस्टेंस आने की वजह है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द एटम्स ऑफ वायर्स। जैसे मैंने भी बताया कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लो करना चाह रहे हैं यहाँ से, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने में ये जो एटम्स हैं ये हाइल होते हैं इसकी राह में, और ये इलेक्ट्रॉन जाके इन एटम से टकराते हैं, टकराने से कोलिजन होती है, कोलिजन से इनकी स्पीड कम हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपोजिशन, यानी रुकावट। जी बच्चे ये जितने लोगों को समझ में आ गया ओके करें शाबाश जल्दी से। चलें इसका स्क्रीनशॉट ले लें, रेस करने लगो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका। 1 2 3 ओके बाय। चलें बेटा अब आपने रेजिस्टेंस भी पढ़ ली और आपने ओहम्स लॉ भी पढ़ लिया। बेटा अब हमने पढ़ने हैं ओमिक कंडक्टर्स। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं उनको कहते हैं ओमिक कंडक्टर्स, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं उनको कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो आज हमने नॉन ओमिक कंडक्टर्स भी पढ़ने हैं और नॉन ओमिक कंडक्टर्स भी पढ़ने हैं। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है, वो मटेरियल जिनमें से करंट फ्लो कर सकता है उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। सवाल ये है कि ये ओमिक कंडक्टर्स और नॉन ओमिक कंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं जी। तो जरा आंखें खोल के समझिएगा। ये जो आपके पास ओमिक कंडक्टर्स है ना, दे फॉलो ओहम्स लॉ, वो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं। यानी जो बातें ओहम्स लॉ कहता है ना ये उसकी बातों को मानते हैं। समझाता हूं कैसे। दे फॉलो ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या कहता है आपको, ओहम्स लॉ कहता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। यानी अगर आप किसी कंडक्टर में
वोल्टेज ज्यादा करेंगे तो डायरेक्ट सी बात है कि करंट भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो अगर कोई कंडक्टर ये बात मानता है तो वो ओहम लॉ को फॉलो करता है, और उस कंडक्टर का नाम क्या होगा, ओहमिक कंडक्टर। तो मैं इसमें ये कह सकता हूं कि इन ओहमिक कंडक्टर्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ओमिक कंडक्टर में जो करंट है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा बच्चों, इसके अलावा मैंने आपको ओहम्स लॉ की इक्वेशन बताई थी, V इक्वल्स टू आई आर, और जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि आर यहाँ पर रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पर क्या पाई जाएगी, ऐसा कांस्टेंट। तो आपने याद रखना है कि ये भी एक पॉइंट है कि ओहमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस वक्त के साथ चेंज नहीं होती, रेजिस्टेंस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो हम इसको क्या लेते हैं जी, रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा बेटा, अगली बात आपने याद रखना है कि इनका वोल्टेज करंट का ग्राफ बनाया जाए। देयर वी आई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप इनके वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कैसी लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अभी मैं आपको ग्राफ बना के भी चेक करवा देता हूं। तो अगर मैं इधर इस तरह से एक ग्राफ ड्रॉ करूं, तो याद रखना आपने कि जो आपका एक्स एक्सिस होगा उस पे आपने वोल्टेज लेने हैं, और जो आपका वाई एक्सिस होगा वहां पर आपने क्या लेना है, करंट लेना है। और जब आप इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे ओहमिक कंडक्टर्स में तो लाइन कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन। आपने याद रखना है कि ये जो लाइन बनाई है ना मैंने, स्ट्रेट लाइन, इस ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन किसको शो करेगी, रेजिस्टेंस को। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी है, मतलब रेजिस्टेंस क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। अब आपने इनकी मिसालें भी याद रखनी है। तो इनकी मिसालें हैं मेटल्स, जैसे कॉपर वगैरह, वो मैं भी लिख देता हूँ। अच्छा अभी बात करते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स की। तो जो जो लिखा है उसका उल्टा कर दें। ये ओहम लॉ को फॉलो नहीं करते, दे डोंट फॉलो ओहम्स लॉ। यानी अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, चेंज हो जाएगा। तो दे डोंट फॉलो ओहम्स लॉ। ओमिक कंडक्टर वो हैं जो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर करंट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू वोल्टेज। यहाँ पर जो आपका करंट है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। अगली बात ये है कि इस केस में जो आपकी रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहती। तो रेजिस्टेंस डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। जो डिस्टेंस है वो सॉरी जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहती। अगली बात ये कि देयर वोल्टेज करंट ग्राफ, उनका जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बल्कि वो एक कर्व की शक्ल इख्तियार करता है। देयर वोल्टेज करंट ग्राफ इज अ कर्व। अब मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ कि दिखते कैसे हैं। तो आपकी बुक वाले ने ना दो ग्राफ डिस्कस किए हैं। वैसे हम 8-10 भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है। तो आपकी बुक वाले ने दो ग्राफ डिस्कस किए हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स में। फिर वही बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर आपके पास आएगा वोल्टेज, इधर आएगा करंट, इसी तरह यहाँ पर करंट, यहाँ पर वोल्टेज। अब बेटा यहाँ पर जो आपकी रेजिस्टेंस आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, ऐसी। यानी आपका जो ग्राफ आने वाला है ना वो कर्व शेप में आएगा, कुछ ऐसी शेप, ऐसी। और दूसरे में भी आपका ग्राफ कुछ कर्व आएगा, ऐसी शेप। बस फर्क ये है कि एक में कर्व ऊपर की तरफ जा रही है और एक में कर्व किस तरफ को आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। बस आपने इसमें याद क्या रखना है जी, 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट बेटा मुझे दीजिएगा। अच्छा बच्चों देखो, ये जो ग्राफ है आपके पास, दिस ग्राफ इज अ ग्राफ ऑफ फिलामेंट बल्ब। अगर मैं फिलामेंट बल्ब का ग्राफ बनाऊं तो वो ऐसा आता है।
और दूसरी तरफ दिस ग्राफ इज अ ग्राफ ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। अगर मैं एक सेमीकंडक्टर डायोड का ग्राफ बनाऊं तो वो ऐसा दिखता है। तो ये दोनों आपने एग्जांपल्स में भी याद रख लेने हैं। फिलामेंट बल्ब एक नॉन ओमिक कंडक्टर है और सेमीकंडक्टर डायोड भी कैसा है, नॉन ओमिक कंडक्टर। अगर ओमिक कंडक्टर की बात करें तो ओमिक कंडक्टर में सारे मेटल्स आते हैं। मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पर ओमिक कंडक्टर में, ओमिक कंडक्टर में सारे सारे कौन आते हैं, मेटल्स आते हैं। जैसे कि कॉपर, आयरन को Fe बोलते हैं। इसी तरह आप लगा लें एल्यूमिनियम, ये सब आपके पास कौन है, ओमिक कंडक्टर्स। और नॉन ओमिक कंडक्टर्स में कौन कौन आते हैं, नंबर 1 बुक वाले ने कहा है फिलामेंट बल्ब। फिलामेंट बल्ब जो है उसकी रेजिस्टेंस वक्त के साथ साथ चेंज हो जाती है, कांस्टेंट नहीं रहती। और दूसरी तरफ आपके पास है सेमीकंडक्टर डायोड। तो ये दो आपके पास जो है ना वो चीजें हैं दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स। अब आपके पास 30 सेकंड है, मुझे जल्दी से बताएं कि आपको ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर में फर्क समझ में आया है, जल्दी बोलें जल्दी। चलें बेटा, वेरी गुड। ये आपके पास याद रखना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है और इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है। चलें बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लें और मैं मीटिंग एंड करता हूँ, फिर दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। जल्दी करें जल्दी, 1 to 3 तक गिनूंगा, 1 2 3, ओके बाय। चलें मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन